तो आज हम जुंजी ईटो की ऐसी सीरीज की बात करने वाले हैं जिसमें एक गांव उजुमा की कर्ज का शिकार हो जाता है, जिसके बाद इस स्पाइरल शेप से रिलेटेड अजीब, घिनौनी और खतरनाक चीजें लोगों के साथ होती है, जो कि इतनी डिस्टर्बिंग है कि शायद तुम देख भी ना पाओ। तो आज हम बात करने वाले हैं जुंजी ईटो की सबसे पॉपुलर मांगा की, जिसके ऊपर रिसेंटली अभी एनिमे भी बना है। आई मीन इट वाज द सीरीज जो जुंजी ईटो को डिफाइन करती है, और वो आइकॉनिक स्पाइरल हेड सीन भी इसी मांगा का है। तो सही बताऊं तो मैं सीरीज को एक्सप्लेन नहीं करने वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका एनिमे आने ही वाला है, लेकिन उन्होंने पहले एपिसोड के बाद ही हक दिया। एंड यस, अगर तुमने एनिमे देखा है तो कंफ्यूज मत होना इस वीडियो में, क्योंकि एनिमे में थोड़ा अलग तरीके से स्टोरी को दिखाया है कंपेयर टू मांगा। अब इस सीरीज में कुल 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 10 हम अभी इस पार्ट में कवर करेंगे और बाकी के 10 अगले में। तो बिना वक्त को सीधा स्टार्ट करते। साथी अगर आवाज थोड़ी अलग आए तो झेल लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम है। चैप्टर 1 to 5। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक टाउन से जिसका नाम है कुरोशचो, और अब हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है किरेई। वो स्कूल जा रही होती है, और ये जो रास्ते में छोटे मोटे टॉर्नेडो जो निकल रहे हैं, ये तो तुम्हें इस सीरीज में आते जाते हुए दिखते रहेंगे। फिर आगे रास्ते में उसे अपने दोस्त सुइची के पापा मिलते हैं, जो एक गली में बैठे एक स्नेल को घूरे जा रहे थे। अब स्कूल से वापस आते हुए वो सुइची से मिलती है और उसके पापा की अजीब हरकत के बारे में उसे बताती है। वो बताता है हाँ, पापा कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहे हैं। उनके पास एक रूम भरकर एक स्पाइरल का कलेक्शन है, जिन्हें वो घूरते रहते हैं। खाने को भी वो स्पाइरल की तरह घुमा कर खाते हैं, यहाँ तक कि नहाने के लिए जाते हैं उसमें भी। किरेई उसकी ये बातें सुनकर हंसने लगती है, तो वो उससे कहता है क्यों ना तुम मेरे घर आकर खुद ही अपनी आंखों से ये सब देख लो। अब घर में उसका बाप उसकी माँ से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसने उसका स्पाइरल कलेक्शन फेंक दिया था। और फिर उसके बाद वो अपना चश्मा उतार कर अपनी आंखों को स्पाइरल की तरह गोल गोल घुमाने लगता है, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अब किरेई के जो पापा थे वो पॉटरी का काम करते थे, और सुइची के बाप ने उनसे कुछ बनवाया था, जिसे देने के लिए किरेई उनके पास जाती है। लेकिन वो उससे कहते हैं कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद वो अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल कर उसे स्पाइरल की तरह घुमा देते हैं। ये देखकर वो पागल हो जाती है और वहां से भाग जाती है। उसके कुछ दिनों बाद ही सुइची के पापा परलोक से दाल जाते हैं। उनके फ्यूनरल पर सबको यही बताया था कि वो सीढ़ियों से गिरकर मरे, लेकिन असल बात सुइची किरेई को बताता है। जब उसकी माँ और वो उनके कमरे में गए तो वो एक सर्कल कंटेनर के अंदर पड़े हुए थे, और उनकी पूरी बॉडी ने स्पाइरल का शेप ले लिया था, जिसकी वजह से उनकी सारी हड्डियां टूट जाती है। आखिर में उनके ऑब्सेशन ने ही उनकी जान ली। तभी वो देखते हैं कि उसके बाप की बॉडी जलकर जो धुआं वहां की चिमनी से निकल रहा था वो आसमान में जाकर फैल जाता है और स्पाइरल की शेप ले लेता है, और बाद में उसके बाप की भी। अब ये देखकर सुइची की माँ पागल हो जाती है और उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें हर स्पाइरल चीज से डर लग रहा था, यहाँ तक कि वो अपने कर्ली हेयर्स को भी कटवा देती है। उसके बाद हमारी उंगलियां जो होती है उन पर भी स्पाइरल शेप होती है, इसलिए फिर वो अपनी उंगलियां भी काट देती है। अब बाहर एक पब्लिक सायरन बजता है, जो कि हर रोज 5 बजे बजता था। उसकी आवाज से उसकी माँ को परेशानी हो रही थी। अब रात में जब वो सो रही थी तो एक कैटरपिलर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है। तभी वो जग जाती है और वो देखती है कि वो कैटरपिलर स्पाइरल की शेप ले लेता है और उसके पति की तरह दिख रहा था। वो कहता है कि तुम स्पाइरल से नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर भी स्पाइरल है और मुझे उसके अंदर जाना है। अब अगली सुबह वो भागकर डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट स्पाइरल होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हमारे कान के अंदर जो इनर ईयर होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। अब रात में उसे अपने पति की बातें याद आ रही थी, तभी उसे ग्लूकोज में अपना पति दिखाई देता है। वो उसे तुरंत तोड़ देती है और अब उससे और ये सब झेला नहीं जा रहा था। वो कैंची उठाकर अपने कान में घुसेड़ कर अपने आप को मार लेती है कि इससे पहले वो भी अपने पति की तरह स्पाइरल बन जाए। अब हमें दिखाया जाता है कि किरेई की स्कूल में एक दोस्त थी, अजामी, जो कि बहुत खूबसूरत थी और सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। तभी एक बार किरेई नोटिस करती है कि उसके फोरहेड पर एक निशान है। वो उसे बताती है जब वो छोटी थी तो अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए रस्सी पर चलते हुए नीचे गिरकर उसे चोट लग गई थी। ये इम्प्रेस करने के चक्कर में हर बार जरूर लगते हैं, लेकिन हाँ, इस चोट के बाद लड़के मुझसे और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। इट्स लाइक अ लकी चार्म फॉर मी। अब किरेई अजामी के साथ सुइची से मिलने जाती है, जो अपने पेरेंट्स को खोने के बाद बुरी हालत में था। अब जैसे ही वो अजामी को देखता है तो उसे उसमें एक स्पाइरल ऑरा फील हो रहा था, और उसे देखकर उसकी फट जाती है और वो उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब अगले दिन फिर से वो सुइची से मिलने आती है, क्योंकि वो पहला बंदा था जिसने उसे अटेंशन नहीं दी। कौन है ये?
जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके सर पर अब एक स्पाइरल मार्क आ चुका था। वो कहता है यहाँ से चली जाओ और प्लीज मुझसे दूर रहो, और हो सके तो ये शहर छोड़कर ही चली जाओ। इस टाउन में कुछ ऐसा है जिससे ये सब हो रहा है। अब अगले दिन किरेई अजामी से मिलती है और तभी एक टॉर्नेडो वहां से निकलता है, जिसके बाद वो उसका सर देख पाती है जिसमें एक बड़ा गड्ढा हो गया था। लेकिन वो उसे छुपाए हुए वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन रात को वो फिर से उससे मिलती है और अजामी उसे टोपी उतार कर दिखाती है तो वो छेद और बड़ा हो गया था और अब उसकी आंख भी उसके अंदर चली जाती है। उसके बाद सुइची और एक बंदा जिसे अजानी पर क्रश था वो पार्क में खड़े बात कर रहे थे। तभी अजानी वहां आती है और उसे अपनी शक्ल दिखाती है, जिसके बाद वो उसे अपने अंदर सक कर लेती है और फिर उसकी खुद की बॉडी भी उस स्पाइरल के अंदर पूरी सक होकर गायब हो जाती है, लाइक अ ब्लैक होल। अब कुछ दिनों बाद वो एक बात नोटिस करते हैं कि जितनी बार भी लोगों को जलाया जाता है उनका धुआं स्पाइरल शेप ले लेता था और उसके बाद वो सारा धुआं आसमान से जाकर उनके शहर के तालाब में चला जाता था। तभी किरेई नोटिस करती है कि उसके पापा जो कि एक पॉटर है, उनकी चिमनी का धुआं भी उसी तालाब में जा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने स्पाइरल शेप का काफी सारा आर्ट बनाया था और वो उसे एग्जीबिशन में भी ले जाते हैं बेचने के लिए, लेकिन वो उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थे कि उसमें से वो एक भी पीस वहां बेचते नहीं है और सब घर ले आते हैं। तभी किरेई नोटिस करती है कि उसमें इंसानों के फेस बने हुए थे और उनमें से एक सुइची की मम्मी भी थी। उसका बाप कहता है ये मैंने नहीं बनाया, ये तो रातों रात उन्होंने अपने आप ऐसी शेप ले ली थी, शायद ये भी एक अलग ही तरह का आर्ट है। अब एक दिन किरेई सुइची को घर पर खाने के लिए बुलाती है और जब वो नूडल्स खा रहा होता है तभी उसमें से उसे कुछ फील होता है। फिर उसका बाप बताता है कि ये मेरे क्ले के आर्ट से बनी हुई प्लेट है। वो उससे पूछता है आपको ये क्ले कहाँ से मिली? हमारे शहर की तालाब से। अब यही सुनते ही सुइची जाता है उल्टी करने। अगले दिन उसका बाप फिर से वहीं से पानी लाता है और क्ले के बर्तन बनाता है। अब रात में जाकर जब किरेई उस भट्टी में देखती है तो उसे उसके अंदर बंदे दिख रहे थे और उनकी चीखें उसे सुनाई दे रही थी। वो वहां से भागकर अपने कमरे में जाती है, लेकिन अभी भी उसे उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। फिर वो सुइची को फोन करती है, जिसके बाद सुइची को भी वो आवाजें सुनाई देती हैं और फिर वो जल्दी से उसके घर आता है और आकर उस भट्टी के अंदर देखना चाह रहा था क्योंकि उसमें से उसकी माँ की चीखें भी सुनाई दे रही थी। फिर वो पत्थर उठाकर उसे जबरदस्ती तोड़ देता है, जिसके बाद उसमें से कई सारी स्पिरिट्स बाहर निकलती हैं और उधर आग लगा देती है। वो शेड के गिरने से पहले बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी उसके बाप का ऑब्सेशन कम नहीं हुआ था। अब अगले दिन रास्ते में किरेई अपने एक दोस्त को देखती है जिसका नाम काजुनोरी था और वो अपनी गर्लफ्रेंड योरिको से काफी प्यार करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे उससे मिलने नहीं देते थे। जब वो उसके घर जाती है तो उसे पता चलता है कि योरिको का घर और काजुनोरी का घर आजू बाजू में ही है और दोनों के पेरेंट्स ही एक दूसरे से नफरत करते हैं, जिसकी वजह से बीच में इनके बच्चों का प्यार पिस रहा था। अब कुछ दिनों बाद वो काजुनोरी के घर आती है तो वो देखती है कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर वहां आकर उसे पता चलता है कि योरिको और काजुनोरी घर से भाग गए हैं और फिर वो सब उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि वो एक खंडर घर में बैठे हुए थे। तभी उन्हें दो सांप दिखते हैं जो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए कर रहे थे। तभी लड़की का बाप वहां पहुंचता है और काजुनोरी को घुसड़ मारकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उस घुसड़ से काजुनोरी की बॉडी थोड़ी देर के लिए अजीब तरीके से ट्विस्ट हो गई थी। अब आखिरकार वो दोनों फैसला करते हैं यहाँ से भागने का, जिसमें उनकी मदद किरेई और सुइची भी करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी उनके भागने का पता चल जाता है और वो भी उनके पीछे आने लगते हैं। अब वो भागते भागते बीच तक पहुंच जाते हैं और वो थक हार कर नीचे गिर जाते हैं और फिर से काजुनोरी में एक और घुसड़ पड़ता है, लेकिन इस बार काजुनोरी बोलता है बस बहुत हो गया, इतना गुस्सा चढ़ा दिया तुम लोगों ने मुझे आज के हफ्तों में। अब तुम हमें अलग नहीं कर सकते। और अब वो दोनों अपनी बॉडी को पूरी तरह ट्विस्ट कर लेते हैं और उन सांपों की तरह एक दूसरे से लिपट जाते हैं और फिर वहां सामने समुद्र के अंदर चले जाते हैं और उस दिन के बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में रेसिपी वीडियोस के लिंक है, जाकर फॉलो करो। चैप्टर 6 to 10। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की ने स्कूल में सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए थी और जब उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी तो सब उसकी बॉडी घेर कर खड़े हुए थे। मरने से पहले उसके मुंह पर एक स्माइल थी, ये सोचकर कि आखिरकार कि चलो मरने के बाद भी उसके लिए कम से कम भीड़ तो हुई। बाद में फिर सुइची किरेई को बताता है कि आजकल टाउन में लोग काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं, जरूरी ये भी इस स्पाइरल कर्स की वजह से हो रहा है। हम स्कूल में देखते हैं तो किरेई अपने एक क्लासमेट सेकिनो से बात कर रही थी जो उसे बताती है कि उसे फेम और दूसरों की अटेंशन पाना कितना पसंद है। अब अगले दिन जब किरेई स्कूल आती है तो सब उसे घूर रहे होते हैं और तभी वो नोटिस करती है कि पीछे उसके बाल स्पाइरल की तरह ट्विस्ट हो गए थे। उसके बाद वो सेकिनो से कहकर उनकी चुटिया बनवाती है
लेकिन उसके बाद भी वो फिर से स्पाइरल शेप में ही हो जाते हैं। अब उनसे तंग आकर किरेई उन्हें सीधे कटवाने के लिए जाती है और जैसे ही सैलून वाली उन्हें काटने के लिए आती है वो बाल उसके हाथ जकड़ लेते हैं। उसके बाद कई बार वो बाल किरेई का गला भी घोटने की कोशिश करते थे और अब वो बिल्कुल लिविंग टेंटिकल्स की तरह हो गए थे और हवा में लहराते रहते थे और यहाँ तक कि उनकी स्पाइरल शेप लोगों को मेस्मराइज भी कर रही थी। सबका ध्यान सिर्फ उसी पर था, जिसके कारण उसकी दोस्त सकीनो को उसकी इस अटेंशन से जलन हो रही थी। अब हम अगले दिन देखते हैं तो सकीनो के बाल भी उसी की तरह हो जाते हैं और अब वो उसके सामने आकर उससे कंपटीशन करने लगती है कि किसके बाल ज्यादा अच्छे हैं। और अब उनका सिनेरियो एक बैटलफील्ड की तरह हो गया था और जीतने के चक्कर में सकीनो अपने बालों से उसका गला पकड़ लेती है और अब इन दोनों के बाल एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी सुइची आता है और उसके बाल काटने की कोशिश करता है, लेकिन किरेई के बाल उसे दबोच लेते हैं, जिसकी वजह से किरेई पड़ी रह जाती है। सकीनो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वहां से सबको लेकर चली जाती है। तभी वहां कैंची से बाल काट कर सुइची बाहर निकलता है और उसे उसके लंबे बालों से आजाद करवा देता है। अब क्या है कि बाल जो हैं वो तुम्हारी एनर्जी भी लेते हैं, इसलिए जितने ज्यादा बड़े बाल उतनी ज्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे। और अब सकीनो के इतने बड़े बाल हो जाते हैं कि वो बुरी तरह थक जाती है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी, उसे और अटेंशन चाहिए था। उसके बाद उसके बाल एक पोल में बंध जाते हैं और धीमे धीमे उसकी सारी एनर्जी खींचकर उसका पापड़ बना देते हैं। अब आगे कहानी में एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम था मित्सुरु, लेकिन सब उसे जैक इन द बॉक्स बुला देते थे क्योंकि उसे दूसरों को सरप्राइज करने में बहुत मजा आता था और वो यही सब करता रहता था। अब क्या है कि उसे किरेई पर क्रश था, इसलिए वो हर टाइम अब उसे सरप्राइज करके प्रपोज कर रहा था, यहाँ तक कि वो उसके घर एक गिफ्ट भी भेजता है, लेकिन किरेई उसे लेने से इनकार कर देती है। वो कहता है मैं अपना प्यार साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और फिर वो एकदम से रोड के बीच जाकर एक गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और वो उसे उड़ा देती है और उसका शरीर उसके फ्रंट टायर में फंसकर काइंड ऑफ अ स्पाइरल शेप का हो जाता है और इस दर्दनाक मौत से वो मारा जाता है। उसी बीच किरेई की दोस्त उसे बताती है कि आजकल टाउन में लोगों को जलाया नहीं जा रहा है बल्कि गाड़ा जा रहा है, क्योंकि जलाने से आसमान में वो डरावना स्पाइरल का धुआं बन जाता था। अब किरेई घर आती है और अब वो मित्सुरु का तोहफा खोलती है जिसमें वही सरप्राइज बॉक्स था। फिर वो सुइची से बात कर रही होती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तो वो टॉय उससे बोलता है कि वो तुम्हारी वजह से मरा है, अब वो तुम्हारे लिए वापस जरूर आएगा। अब किरेई उसकी ये बात समझ जाती है और रात में सुइची के साथ कब्रिस्तान जाकर उसकी बॉडी को निकालते हैं, लेकिन तभी वो अपने आप जिंदा हो जाता है और फिर उनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद उसके टाँके खुलने लगते हैं और पहले उसका इंटेस्टाइन आकर बाहर गिरता है और उसके बाद उसकी दोनों टांगे भी टूट जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उसके अंदर से एक स्प्रिंग निकलता है। सुइची कहता है स्पाइरल शेप लेकर इसके स्पाइन ने वो स्प्रिंग बना ली है और वो जंप मार कर उनके ऊपर कूदता है, लेकिन वो उसे डॉज कर देते हैं और उसकी बॉडी जमीन में लगकर बिखर जाती है। फिर हमें पता चलता है जो ये स्प्रिंग थी वो एक्सीडेंट के टाइम पर गाड़ी के सस्पेंशन की थी, जो कि इसकी बॉडी के अंदर ही रह गई थी। अब आगे देखते हैं तो किरेई उसकी दोस्त क्लास में बैठे हुए थे और बाहर बारिश हो रही थी और उनकी क्लास में एक बंदा था जो सिर्फ बारिश होने पर ही आता था और उसका नाम था कातायामा। अब उसकी एक और चीज थी कि वो काफी स्लो भी था, इसलिए उसकी वजह से वो वॉलीबॉल मैच भी हार जाते हैं और फिर वो सब गुस्से में उसके कपड़े उतार कर उसे नंगा कर देते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके पीठ पर स्पाइरल का एक निशान था। अगले दिन हम देखते हैं तो उसकी पीठ पर स्पाइरल शेप की एक बड़ी स्वेलिंग हो गई थी। उसके अगले दिन हम देखते हैं तो वो स्वेलिंग और बड़ी हो जाती है। अब उसके अगले दिन देखते हैं तो वो रेंगते हुए क्लास में आता है और उसके अगले दिन तो उसकी आंखें बाहर निकलकर स्नेल की तरह बन जाती हैं और वो बिल्डिंग पर एक स्नेल की तरह रेंग रहा था। अब इसके बाद उसे स्कूल के केज में रखा जाता है और जो बंदा उसे बुली करता था सुमारा, वो उसे अभी भी परेशान कर रहा था। हम देखते हैं कि दिन में दिन सुमारा भी काफी स्लो होने लगा था और फिर वो बीच में कुछ दिन स्कूल ही नहीं आता, लेकिन फिर एक दिन एक और स्नेल क्लास की खिड़की के पास आता है जो कि सुमारा ही था और अब उसे भी कातायामा के साथ ही डाल दिया जाता है। फिर वो दोनों स्नेल की तरह बैटिंग करते हैं। ये किस किस का देखना पड़ रहा है यार। अब अगले दिन वो वहां आकर देखते हैं तो वो एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर वहां से निकल गए थे। अब वो सब उनके निशानों का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढने जाते हैं तो उन्हें जंगल में उनके कई सारे अंडे मिलते हैं जो उनमें से किसी एक ने दिए होंगे और फिर उनका टीचर वो सारे अंडे कुचल देता है। अब आगे वो उन्हें ढूंढने जाते हैं लेकिन वो दोनों उन्हें नहीं मिलते। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनका टीचर क्लास में आता है और वो भी एक स्नेल बन गया था। हमें दिखाया जाता है शहर के समुद्र के पास जो लाइट हाउस था उसमें कुछ दिनों से अजीब सी चीजें हो रही थी और वो कुछ दिनों से रात में काफी तेजी से चमक रही थी और वो भी अलग ही
एक स्पाइरल फॉर्म में, जिसे देखकर उनकी आंखें चौंधी आ जाती थी। जिसके बाद उनके टेक्नीशियन उसे चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस रात फिर से वही तेज रोशनी आती है और जितने लोगों पर वो रोशनी पड़ती है वो अगले दिन एक ही जगह गोल गोल घूम रहे होते हैं और अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। अब किरेई का भाई भी वहाँ लाइट हाउस के पास खेल रहा होता है। किरेई उसे वापस बुलाती है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ लाइट हाउस में चला जाता है और फिर उसके पीछे किरेई को भी जाना पड़ता है। अब वो उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी जा रही थी, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि कुछ देर बाद आसपास वहाँ हर जगह स्पाइरल शेप बन जाती है। आगे जाकर उसे 3 आदमियों के जले हुए कंकाल मिलते हैं और आगे जाने के बाद उसे दिखते हैं कि उसके 2 दोस्त वहाँ बैठे हुए थे और उनके जस्ट आगे 2 और कंकाल पड़े हुए थे। वो उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है और अपने भाई और उसके दोस्त को ऊपर लेने के लिए जाती है। ऊपर जाकर उसे दिखता है कि जो लाइट हाउस की लाइट थी उसने भी मेल्ट होकर स्पाइरल शेप ले रखा था। तो वो बाहर देखती है तो सन डूबने वाला होता है और फिर वो समझ जाती है कि रास्ते में जले हुए कंकाल क्यों पड़े हुए थे और ये लाइट का ऐसा हाल क्यों हो गया है। वो तुरंत ही उन दोनों को भागने के लिए कहती है और वो जल्दी से वहां से निकल रहे होते हैं कि तभी सूरज डूबता है और वहां लाइट हाउस में लाइट जलती है जिसमें से फिर आग निकलती है और वो नीचे तक आ रही थी। तभी मित्सुआ का दोस्त फिसल जाता है और वो आग की चपेट में आकर जल जाता है और किरेई और उसका भाई हीट के मारे बाहर ढकेले जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो लाइट हाउस के बाहर आ चुके थे। अब इस हादसे के बाद किरेई थोड़ी जगहों से जल गई थी, इसलिए फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जब वो बाहर घूम रही थी तो उसे एक बॉडी पड़ी मिलती है जिसके पूरे शरीर में छेद हो रखे थे, जैसे मच्छरों के झुंड ने एक साथ उसे काटा हो। और अब शहर में कई सारे मॉस्किटोज के केस आ रहे थे और ज्यादातर उनमें प्रेग्नेंट वुमेन्स थी। तभी किरेई की कजन केक को उसे वहां दिखती है जो कि प्रेग्नेंट थी और इस मॉस्किटो केस की वजह से ही वहां एडमिट हुई थी। वो उसका सामान रख रही होती है और उसके सामान में उसे एक अजीब सी चीज दिखती है, लेकिन तब के लिए वो उसे इग्नोर करती है। अगले दिन सुबह डॉक्टर्स देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो दूसरे रूम में ठीक ठाक पेशेंट्स थे उनके पूरे शरीर पर छेद हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि उनका सारा खून उनके शरीर से निकाल कर चूस लिया गया है। फिर हम देखते हैं कि सुइची किरेई से मिलने आता है हॉस्पिटल। तभी उसके रूम में नर्स आती है उसकी कजन केको को लेकर कि ज्यादा केसेस बढ़ने की वजह से हमारे पास ज्यादा रूम नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी कजन को तुम्हारे रूम में ही शिफ्ट कर रहे हैं। सुइची किरेई से कहता है तुम्हें अपनी कजन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये केसेस मैंने सुना है आजकल ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। तभी उसे वहाँ एक मॉस्किटो दिखता है जिसे देखकर वो बावला हो जाता है और अपना स्प्रे निकाल कर वहाँ पूरे में छिड़क देता है और उस स्प्रे के मारे केको की बुरी हालत हो जाती है और नर्स फिर उसे बाहर निकाल देती है। अब रात में किरेई को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वहाँ सारी प्रेग्नेंट लेडी पेशेंट्स दूसरे पेशेंट्स के रूम में जा रही थी और उनके हाथ में हैंड ड्रिल्स थे। अब वो जाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो औरतें हैंड ड्रिल से उनके शरीर में छेद कर रही थी और उनका खून पी रही थी। तभी वो उसे देख लेते हैं और वो दूसरों को ये ना बता दे, इसलिए अब वो सब उसे मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी शोर सुनकर एक आदमी अपने रूम से निकलता है जिसे वो उंगली से स्पाइरल दिखाकर बेहोश कर देती है और फिर वो उसका खून चूस लेती है। अब किरेई बचने के लिए अपने रूम में जाती है और केको को बोलती है उसकी दरवाजा बंद करने में मदद करने को, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे केको भी ड्रिल लेकर खड़ी हुई थी और वो दोनों तरफ से घिर चुकी थी। अब तभी उसके हाथ सुइची का मॉस्किटो स्प्रे लगता है और वो उन सब पर वो पूरा छिड़क देती है जिससे डर कर वो सब वहां से भाग जाती हैं। अगले दिन वो सारी औरतें एकदम नॉर्मली अपने कमरे में थी। ऐसा कहा जा रहा था कि वो अपने होने वाले बच्चों के लिए खून पी रही थी एज देयर नरिशमेंट। किरेई दूसरे डॉक्टर्स को बताने की कोशिश करती है जो भी उसने रात में देखा था, लेकिन वो उसकी बातों का विश्वास नहीं करते और बस यही 10 चैप्टर्स खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में यहीं से कहानी कंटिन्यू होगी। हमें आगे दिखाया जाएगा कि इन खून पी रही औरतों के कैसे बच्चे होंगे और वो आगे क्या क्या करेंगे। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो जिंजी ईटो की मैंने ऐसे कई स्टोरीज कवर कर रखी हैं, उन्हें देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें पता ही है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।